हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सरकारी मैथ्स क्लासेज सी टेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट इन्वायरमेंट क्लास रात 9 से 10 मंडे टू फ्राइडे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र क्लास ज्वाइन करें। ये हमारे सी टेट, यूपी टेट के चयनित छात्र हैं। आइए सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सभी छात्र क्लास से जुड़ जाएं। जी हाँ, एनिमल्स के अंतर्गत पशु और पक्षी दोनों ही आ जाते हैं। एनिमल्स के अंतर्गत पशु और पक्षी दोनों ही आ जाते हैं। पशु या पक्षी यानी कि जीव। तो आज हम जीवों का अध्ययन, जीव कौन कौन से जीवों को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? फौना जगत और फ्लोरा जगत को जीव को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? फौना जगत और फ्लोरा जगत। अब हमारा फौना जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं और फ्लोरा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। फौना जगत के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। फौना जगत के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और फ्लोरा जगत के अंतर्गत वनस्पति जगत का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोगों से अगर पूछा भी जाता है फौना जगत क्या होता है, फ्लोरा जगत क्या होता है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फौना जगत में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और फ्लोरा जगत में वनस्पति जगत का अध्ययन किया जाता है। चलिए आइए, सबसे पहले मैं शेर के विषय में आपको बताऊंगी। सभी लोग अपने अपने नोट्स बनाते चलें। जी हाँ, शेर के बारे में नंबर 1 पॉइंट है, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। आप सभी को पता होगा शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर की आयु लगभग 14 वर्ष होती है। शेर की आयु कितने वर्ष होती है? लगभग 14 वर्ष होती है। यह मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, कौन मनुष्य की तुलना में ज़्यादा देख सकता है? तो वो हमारा शेर हुआ, बाघ, चीता, ये मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। तो सभी लोग अपने अपने नोट्स अब बनाते चले और पॉइंट डाल के लिखते भी चले। ये हमारा शेर, चीता और बाघ ये मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ये भूरे रंग का जीव होता है। यह भूरे रंग का जीव होता है। मूत्र की गंध से अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। ये जो शेर होते हैं वो मूत्र की गंध से अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। मतलब जो वो अपनी गंध से पता चल जाता है उनको कि कितना हमारा इलाका है, कितना हमारे फैसला है या हमारा है। जी हाँ, सभी लोग अपने अपने नोट्स बनाते चलें। शेर, इसकी मूंछ के बाल पतले होते हैं। ये अपनी मूंछ के कंपन से दिशा का ज्ञान करते हैं। जो शेर के जो बाल होते हैं, मूंछ के बाल होते हैं, वो कैसे होते हैं? पतले होते हैं। ये मूंछ के कंपन से दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। शेर अपनी मूंछ के कंपन से दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं कि कौन सा मतलब ईस्ट है या वेस्ट है या साउथ है या नॉर्थ है। इस शेर अपनी मूंछ के कंपन से दिशा का पता लगा लेते हैं। शेर के बच्चे का वजन 2 किलोग्राम होता है। शेर के बच्चे का वजन कितने किलोग्राम होता है? 2 किलोग्राम होता है। शेरनी बच्चों के साथ समूह में रहती है और उनका नेतृत्व करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शेरनी बच्चों के साथ समूह में रहती है और उनका नेतृत्व करती है। मतलब अपने बच्चों का शेरनी देखभाल करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नर शेर को एक दिन में 7 किलोग्राम मांस की आवश्यकता होती है।
नर शेर को एक दिन में 7 किलोग्राम मांस की आवश्यकता होती है। आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, नर शेर को एक दिन में कितने केजी मांस की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, नर शेर को एक दिन में 7 केजी या 7 केजी मांस की आवश्यकता होती है। मादा शेर को, नेक्स्ट पॉइंट है, मादा शेर को एक दिन में एक दिन में 5 किलोग्राम मांस की आवश्यकता होती है। नर शेर को हमें 7 किलोग्राम मांस की आवश्यकता होती है और मादा शेर को एक दिन में कितने किलोग्राम की आवश्यकता होती है? 5 किलोग्राम केजी की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शेर 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। शेर कितने फीट ऊंची छलांग लगा सकता है? शेर 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, गिर राष्ट्रीय पार्क हमारा कहाँ पे है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क यानी गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे हमारा? गुजरात में है। तो सभी लोग अपने अपने पॉइंट नोट करते चलें। जी हाँ, ये हमारा शेर के बारे में था। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप लोग मेन पॉइंट है, गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो आप लोग बताइए, गिर राष्ट्रीय पार्क हमारा कहाँ पे है? गुजरात में है। सीटेट में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, 4 पॉइंट दे दिए जाते हैं सीटेट में। जैसे नर शेर को एक दिन में कितने किलोग्राम की आवश्यकता होती है, कहीं पे 7 किलोग्राम लिख देगा, कभी 3 किलोग्राम किसी क्वेश्चन में लिख देता। तो आपको मालूम होना चाहिए राइट आंसर, नर शेर को एक दिन में 7 किलोग्राम मांस की आवश्यकता होती है। शेर कितनी फीट ऊंची छलांग लगा सकता है? तो उसमें क्वेश्चन में गलत भी लिख सकते, शेर 22 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है या 24 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए शेर 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। आपको शेर के बारे में अगर सब चीज़ मालूम होगी तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करें। इनके बच्चे का वजन कितना होता है? आपको सभी को मालूम होता है, इनके बच्चे का वजन 2 किलोग्राम होता है। शेर कैसे अपनी मतलब दिशा का ज्ञान कर लेते हैं? शेर की मूंछ के कंपन से शेर अपनी दिशा का ज्ञान कर सकते हैं या कर लेते हैं। सभी लोग अपने अपने पॉइंट, अपने अपने नोट्स बनाते चलें, अपने अपने पॉइंट समझ के पूछ सकता है। यह मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। इसकी आयु लगभग 14 वर्ष होती है। ये भूरे रंग का जीव है। आप सभी को इसके बारे में, शेर के बारे में सारा कुछ मालूम हो जाना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे या सही कर पाएंगे। यूपी टेट में तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, ऐसे जैसे कौन सा जीव ऐसा है जो मनुष्य से 6 गुना तेज या 6 गुना ज़्यादा देख सकता है? तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि शेर है जो मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। हमारे सीटेट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं? हमारा जैसे ए पॉइंट में डाल दिया शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, बी ऑप्शन में डाल दिया इसकी आयु 14 वर्ष होती है, सी ऑप्शन में डाल दिया ये मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा से देख सकता है, और डी ऑप्शन में डाल दिया ये पीले रंग का जीव होता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए शेर भूरे रंग का जीव होता है। तो आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो आप ऐसे लगा देना कि ए और बी और सी ये तीनों राइट है और ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि आपको मालूम है कि शेर पीले रंग का नहीं भूरे रंग का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जा सके। चलिए अभी मैंने शेर के बारे में बताया, अब हम आपको बाघ के बारे में बताते हैं। सभी लोग अपनी समझ के अनुसार नोट्स बनाते चलें। जी हाँ, बाघ 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए बाघ दिवस कब मनाया जाता है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ भारत के कहाँ पाया जाता है? तो बाघ भारत के बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? बांग्लादेश और मलेशिया का। जी हाँ, तो आपसे पूछ सकता है बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और भी कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? तो आपको पता होना चाहिए मलेशिया और बांग्लादेश। तो बाघ भारत के साथ साथ बांग्लादेश, मलेशिया का राष्ट्रीय पशु है।
आई होप आप लोग क्लियर कर रहे होंगे। जी हाँ, इसका गर्भधारण 3 से 5 महीने का होता है। बाघ का गर्भधारण कितने महीने का होता है? 3 से 5 महीने का होता है। तो आपसे ऑप्शन में ये भी डाल सकता है कि बाघ का गर्भकाल कितने महीने का होता है। किसी में 2 या 4 डाल देगा, किसी में 6 या 7 डालेगा। तो आपको पता होना चाहिए हमारा राइट आंसर क्या है। इसका गर्भधारण कितने महीने का होता है? 3 से 5 महीने का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग आराम से समझ के पढ़ते चलें। जो भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, बाघ की छलांग कितने फीट लंबी होती है? बाघ की छलांग 30 फीट लंबी होती है। सभी को मालूम होना चाहिए बाघ की छलांग कितने फीट लंबी होती है। बाघ की छलांग 30 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये, बाघ 20 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। बाघ 20 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसके बच्चे का वजन 500 से 1500 ग्राम तक हो सकता है। बाघ के बच्चे का वजन कितने ग्राम तक हो सकता है? बाघ के बच्चे का वजन 500 से 500 ग्राम तक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ कितने किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए बाघ 65 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। सभी लोग अपने अपने नोट्स बनाते चलें। जी हाँ, ये हमारा बाघ के विषय में कंप्लीट हुआ। कितने पॉइंट हमने बताया आपको? इसके बच्चे का वजन 500 से 1500 ग्राम तक होता है। यह बाघ 65 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये 20 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। बाघ की छलांग 30 फीट लंबी होती है। आपको बाघ के विषय में हर चीज़ के नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले आपके क्वेश्चन गलत ना हो। इस बाघ का गर्भधारण काल कितना होता है? इसका गर्भकाल 3 से 5 महीने का होता है। बाघ कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? तो आपको पता होना चाहिए बाघ भारत का, बांग्लादेश का और मलेशिया का राष्ट्रीय पशु है। आप बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस हमारा 29 जुलाई को मनाया जाता है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा बाघ के विषय में। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। सभी लोग अच्छे से समझ के नोट्स बनाते चलें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जी हाँ, हमने शेर के विषय में पढ़ा और बाघ के विषय में। अब हम हाथी के विषय में पढ़ते हैं। हाथी के में क्या क्या पॉइंट है हाथी के विषय में? जी हाँ, इसकी आयु लगभग 70 साल होती है। हाथी की आयु लगभग कितने साल होती है? तो हाथी की आयु लगभग 70 साल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी खड़े खड़े सोता है। तो आपसे पूछा जाएगा हाथी कैसे, लेट के या बैठ के कैसे सोता है? तो आपको पता होना चाहिए हाथी खड़े खड़े सोता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो हाथी एक दिन में 4 घंटे सोता है। सभी को मालूम होना चाहिए हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? 4 घंटे सोता है। सबसे कम सोने वाला जीव हाथी, और मेरा जिराफ भी है सबसे कम सोने वाला जीव, जिराफ और हाथी। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, मादा हाथी का गर्भधारण 22 माह का होता है। मादा हाथी का गर्भधारण कितने माह का होता है? 22 माह का होता है। हाथी एक दिन में 4 घंटे सोता है। प्लीज़ सभी लोग पॉइंट बना के लिखते चलिए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, इसके बच्चे का वजन 200 किलोग्राम या 2 कुंटल होता है। हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम। किलोग्राम में पूछे तो आपको बताना है 200 किलोग्राम, और कुंटल में तो 2 कुंटल। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा।
हाथी के बच्चे का वजन कितने किलोग्राम होता है? 200 किलोग्राम, या कुंटल में पूछे तो आप 2 कुंटल बता सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्तियाँ खा जाता है? तो हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट है, हाथी के दांत का जीवन काल। हाथी के दांत जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। ये हाथी के जो 2 दांत होते हैं वो जीवन काल, मरते दम तक उसके दांत वो बढ़ते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हाथी ही ऐसा जीव है जिसके दांत जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा, नर बच्चे 12 या 15 साल तक समूह छोड़ देते हैं। जो बच्चे होते हैं जो समूह बना के जो चलते हैं वो 12 या 15 साल तक समूह को छोड़ देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो नर बच्चे होते हैं वो 12 या 15 साल के अंतर में समूह छोड़ देते हैं। जी हाँ, ये हमारे था हाथी के विषय में। तो एक बार और क्लियर कर लेते हैं। हाथी के दांत जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। नर बच्चे कितने साल तक समूह में रहते हैं? नर बच्चे 12 या 13 साल तक समूह में रहते हैं, उसके बाद समूह को छोड़ देते हैं। मेरा पॉइंट था, हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्तियां खा जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है। हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी एक दिन में सिर्फ 4 घंटे ही सोता है। मादा हाथी का गर्भधारण 22 माह का होता है। हाथी खड़े खड़े सोता है और इसकी आयु लगभग 70 साल तक होती है। तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। सभी लोग अपने अपने नोट्स बनाते चलें। सीटेट में आपको पता है 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन देते हैं, इसमें 3 ऑप्शन आपके सही होंगे हाथी के विषय में और चौथा गलत होगा। कभी कभी चारों ही सही होते हैं। अगर आपको मालूम होगा हाथी के विषय में क्या क्या हाथी की विशेषताएं हैं या क्या करता है तो तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी के बारे में क्लियर करते चलें और समझते चलें कि क्वेश्चन कैसे बनता है। यूपी टेट एक ऐसा है कि सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है, तो आपको पता है कि हाथी एक दिन में 4 घंटे सोता है। तो हमारा ये सीटेट में हमारे दे दिए जाते हैं A और B C D, इसमें 3 ऑप्शन सही होते हैं, 1 ऑप्शन गलत होता है। तो आपको उसके विषय में मालूम होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को हल कर पाएँ या सही कर सकें। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जीव, सभी लोग अपने अपने नोट्स बनाते चलें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे सभी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। आप लोग सभी लोग बताइएगा कमेंट करके मेरी क्लास आपको कैसी लगी। जी हाँ, अब हम आपको जिराफ के विषय में बताते हैं। सभी लोग अपने अपने नोट्स बनाते चलें। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे जिराफ के विषय में। ठीक है, पहला पॉइंट मेरा है, जिराफ पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर होता है। जिराफ पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर होता है। जिराफ की ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। जिराफ की ऊंचाई लगभग कितने मीटर होती है? जिराफ की ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा, जिराफ की आयु लगभग कितने साल तक होती है? तो जिराफ की आयु लगभग 25 साल होती है। जिराफ की आयु कितनी होती है? जिराफ की आयु लगभग 25 साल होती है। लगभग यानी कि 24 से 25, कभी ऐसा होता है 25 साल में, कभी 23 से 24 में, कैसे भी बीमारी से ख़त्म, तो हम इसलिए लगभग लगाते हैं, मतलब लगभग 25 साल तक इसकी आयु होती है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, ये एक दिन में 35 किलोग्राम लगभग पत्तियाँ खा जाता है। जिराफ एक दिन में कितने किलोग्राम पत्तियाँ खा जाता है? तो ये जिराफ 35 किलोग्राम लगभग पत्तियाँ एक दिन में खा जाता है। जिराफ कितने घंटे सोता है? जिराफ एक दिन में सिर्फ 2 घंटे सोता है।
सबसे कम जिराफ हमारा, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा जीव हमारा सबसे कम सोता है, तो सबसे पहले मेरा जिराफ है, इसके बाद हाथी है। अगर आपके ऑप्शन में दोनों दिए जाते हैं, जिराफ भी दिया जाता है और हाथी भी दिया जाता है, तो आप सबसे पहले जिराफ को लगाएंगे कि सबसे कम सोने वाला जानवर या जीव हमारा क्या कौन सा है, जिराफ। इसके बाद हमारा कौन सा जीव आता है, हाथी। तो सबसे कम सोने वाला जीव हमारा फर्स्ट नंबर पे है जिराफ, सेकंड में है हमारा हाथी। तो जिराफ एक दिन में 2 घंटे ही सोता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसकी मादा खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है। इसकी मादा, जिराफ की मादा है जो खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा ये जी हाँ, तो आपको पता चल गया जिराफ के विषय में। इसकी मादा खड़े होकर अपने बच्चे को जन्म देती है। जिराफ एक दिन में 2 घंटे ही सोता है। ये एक दिन में 35 किलोग्राम लगभग पत्तियां खा जाता है। जिराफ की आयु 25 साल होती है। इसकी जिराफ की ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर होता है। तो ये हमने आपके जिराफ के विषय में बताया। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हाँ, जिराफ के विषय में मैंने पढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट, गैड़ा। अब हम आपको गैड़ा के विषय में बताते हैं। चलिए जी हाँ, यह स्थल मंडल का दूसरा सबसे भारी जीव है। गैड़ा स्थल मंडल का गैड़ा स्थल मंडल का दूसरा सबसे भारी जीव है। इसकी औसत आयु लगभग 50 वर्ष होती है। गैड़े की औसत आयु लगभग कितने वर्ष होती है, 50 वर्ष होती है। आप सभी को मालूम होना चाहिए गैड़े की औसत आयु कितनी होती है, 50 वर्ष होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, इसकी नाक के ऊपर सींग पाया जाता है। गैड़े के जो सींग पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, नाक के ऊपर। इसके एक भी सींग होता है और 2 भी सींग पाए जाते हैं। सींग कहाँ पाए जाते हैं आपको पता होगा, गैड़े के सींग नाक के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो सींग होते हैं एक भी होता है और 2 भी होते हैं। तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि गैड़े के सींग कहाँ पर होते हैं। तो गैड़े के सींग नाक के ऊपर होते हैं। कितने होते हैं, एक भी होते हैं और 2 भी होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसकी मादा का गर्भकाल 16 साल तक होता है। तो गैड़े की मादा का गर्भकाल कितने साल तक का होता है, 16 साल का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। गैड़ा ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। गैड़ा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा शाकाहारी जीव होता है। गैड़ा हमारा कैसा जीव होता है, शाकाहारी होता है। गैड़ा कितने किलोमीटर रफ्तार से भाग सकता है, तो आपको मालूम होगा ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। गैड़े के झुंड को क्या कहते हैं, गैड़े के झुंड को क्रैश, CRESH कहते हैं। गैड़े के झुंड को क्या कहते हैं, क्रैश। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने अपने नोट्स क्लियर और समझ कर बनाते चलें। जी हाँ, नेक्स्ट ये हमारे गैड़े के विषय में था। तो हम एक बार आपको फिर से रिवीजन कराते हैं। गैड़ा एक हमारा शाकाहारी जीव है। गैड़े के झुंड को क्या कहते हैं, गैड़े के झुंड को हम क्रैश कहते हैं। गैड़ा कितने किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है, तो गैड़ा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। इसकी मादा का गर्भकाल कितने साल का होता है, तो इसकी मादा का गर्भधारण काल 16 साल तक होता है। गैड़े का सींग कहाँ पाए जाते हैं, तो गैड़े के सींग नाक के ऊपर पाए जाते हैं। इसके एक भी सींग होता है और 2 भी होते हैं। इसकी औसत आयु 50 वर्ष होती है और ये स्थल मंडल का दूसरा सबसे बड़ा या भारी जीव है। तो ये हमारे गैड़े के विषय में था। आप सभी लोग प्लीज़ अच्छे से और समझ के अपने अपने नोट्स तैयार करें, जिससे आपको अगर रिवीजन करना हो तो आप रिवीजन कर सकते हैं।
प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी छात्र इस वीडियो का लाभ ले सकें। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे पेंगुइन के बारे में। किसके बारे में? पेंगुइन। पेंगुइन ना उड़ने वाला पक्षी है। ये कैसा पक्षी है? ना उड़ने वाला पक्षी है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पानी में तैर सकती है। पेंगुइन हमारी क्या करती है? पानी में तैर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है पेंगुइन के बारे में, ये बर्फीले इलाके में पाई जाती है। पेंगुइन हमारी कहाँ पाई जाती है? बर्फीले इलाके में पाई जाती है। तो आपको समझ में आया? पेंगुइन ना उड़ने वाला पक्षी है, ये पानी में तैर सकती है, ये बर्फीले इलाके में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये पेंगुइन अंडे देता है। ये पक्षी सामान्यतः समूह में पाया जाता है। तो वो पूछे पेंगुइन सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पक्षी सामान्यतः समूह में पाया जाता है। यह एक मांसाहारी पक्षी है। पेंगुइन एक मांसाहारी पक्षी है। पूछा जाएगा पेंगुइन आपका कैसा पक्षी है, तो आप लोग बताएगा एक मांसाहारी पक्षी है। पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है? पेंगुइन दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अंटार्कटिका में पाया जाता है। पेंगुइन हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, अंटार्कटिका में पाई जाती है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। जी हाँ, तो हमने आपको पेंगुइन के बारे में क्या क्या बताया। पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? कहाँ कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अंटार्कटिका और में पाया जाता है। पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है? तो पेंगुइन दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कैसा पक्षी है? यह एक मांसाहारी पक्षी है। ये कहाँ पाया जाता है? ये सामान्यतः समूह में पाया जाता है। ये अंडे देने वाला जीव है। ये बर्फीले इलाके में पाया जाता है। ये पानी में तैर सकती है और ये ना उड़ने वाला पक्षी है। ये हमारे पेंगुइन के विषय में थी। क्या क्या पेंगुइन के विषय में बातें हैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ अच्छे से नोट्स बनाते चलें। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे नोट्स अच्छे से तैयार कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत में प्लीज़ बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। जी हाँ, अब हम आपको व्हेल मछली के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? व्हेल मछली के। पॉइंट है मेरा, ये पानी में रहती है और ये स्तनधारी जीव है। व्हेल मछली पानी में रहती है, ये स्तनधारी जीव है क्योंकि ये बच्चे को जन्म देती है, इसलिए ये स्तनधारी जीव कहलाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये फेफड़ों से सांस लेती है। वे जो व्हेल मछली हमारी किससे सांस लेती है? फेफड़ों से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग कितने वर्ष होती है? तो व्हेल मछली की आयु लगभग 90 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 19 वर्ष। जी हाँ, ये हमारा व्हेल मछली के बारे में था। एक बार और इसके बारे में क्लियर करते हैं। व्हेल मछली की आयु लगभग कितने वर्ष होती है? तो व्हेल मछली की आयु लगभग 90 वर्ष होती है। ये कैसे सांस लेती है? ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेती है। व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। ये पानी में रहती है और ये स्तनधारी जीव है क्योंकि ये बच्चे को जन्म देती है, इसलिए ये स्तनधारी जीव है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। प्लीज़ जो भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा और अच्छे से वीडियो समझ के अच्छे से नोट्स और समझ के बनाइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? डॉल्फिन। अब हम आपको डॉल्फिन के विषय में बताते हैं, क्या क्या डॉल्फिन की खासियत है बारे में बताते हैं। जी हाँ, ऑप्शन फर्स्ट है मेरा, ये पानी में रहती है और ये स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन भी हमारी कहाँ रहती है? पानी में रहती है। और ये कैसा जीव है? ये स्तनधारी जीव है क्योंकि डॉल्फिन भी बच्चे
होते हैं, डॉल्फिन के भी बच्चे होते हैं। तो ये हमारा स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसकी आयु लगभग कितने वर्ष होती है? तो डॉल्फिन की आयु लगभग 50 साल होती है। कितने साल होती है? 50 साल होती है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अंधी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। ये हमारी अंधी डॉल्फिन क्या है? जो हमारा ये हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। ये जो हमारा प्रयागराज, ये इलाहाबाद से ये जो हल्दिया तक के बीच में जो ये हमारी डॉल्फिन पाई जाती है, यही हमारी भारत के राष्ट्रीय जलीय, वहाँ प्रयागराज और हल्दिया के बीच में जो अंधी डॉल्फिन पाई जाती है, ये इसी को हम भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं। ना कि और भी कहीं हमारी जो डॉल्फिन पाई जाती है वो हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं है। ये जो हमारी प्रयागराज और हल्दिया के बीच जो अंधी डॉल्फिन पाई जाती हैं, यही हमारी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव मानी जाती हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अंधी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, ये हमारा था डॉल्फिन के विषय में क्या 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 था। अंधी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। अंधी डॉल्फिन कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? ये हमारी प्रयागराज से, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। अंधी डॉल्फिन की आयु लगभग कितने साल तक होती है? तो इसकी आयु लगभग 50 साल तक होती है। ये पानी में रहती है और ये स्तनधारी जीव है, क्योंकि ये बच्चे को जन्म देती है। ये हमारे था डॉल्फिन के विषय में जानकारी। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लास्ट और वीडियो क्लास के अंत में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो सब मिल सके। जी हाँ, अब हम आपको मोर के विषय में पढ़ाते हैं। मोर के विषय में क्या क्या विशेषताएं हैं मोर की। ऑप्शन ए हमारा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा कैसा पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी है। आई होप सभी को मालूम होगा। इसके पंख नीले व हरे होते हैं। इसके पंख कैसे होते हैं? नीले व हरे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मोर के पंख कैसे होते हैं? नीले और व हरे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोर की लगभग आयु कितने वर्ष होती है? तो मोर की लगभग आयु 20 वर्ष होती है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यह प्रत्येक वर्ष अपने पंख छोड़ देता है। जो ये मोर होता है प्रत्येक वर्ष ही अपने पंख छोड़ता है और नए पंख उसके आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक वर्ष ही अपने पंख छोड़ता है। ये हमारा कैसा जीव है? ये हमारा सर्वाहारी जीव है। मोर हमारा कैसा जीव है? मोर हमारा सर्वाहारी जीव है। जी हाँ, ये हमारे था मोर के विषय में क्या क्या बातें थी, मोर की क्या क्या थी। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मोर हमारा सर्वाहारी जीव है। मोर प्रत्येक वर्ष अपने पंख छोड़ता है। इसकी आयु कितने वर्ष होती है? मोर की आयु लगभग 20 वर्ष होती है। इसके पंख कैसे होते हैं? इसके पंख नीले व हरे होते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये हमारे किसके विषय में था? मोर के विषय में होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। जी हाँ, चलिए आइए नेक्स्ट लेते हैं। सभी लोग ध्यान से समझ के पढ़िएगा और अपने अपने नोट्स बनाइएगा। अब हम आपको पढ़ाते हैं स्लॉथ। स्लॉथ के विषय में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं या। जी हाँ, मेरा पॉइंट है, ये भालू जैसा जीव है। यानी कि स्लॉथ ना भालू जैसा दिखता है बट भालू नहीं है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है बट भालू नहीं है। ये पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग कितने घंटे तक सोता है? ये पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 18 घंटे तक सोता है। जी हाँ, स्लॉथ लगभग 18 घंटे तक उल्टा लटक कर सोता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, यह सप्ताह में एक बार मलबूत त्यागने के लिए नीचे उतरता है। ये एक बार सप्ताह में एक बार उतरता है जो मलमूत्र त्यागता है और नहाता धोता है सिर्फ हफ्ते में एक बार। ये स्लॉथ की ये सबसे हमारा
इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है। स्लॉथ की आयु लगभग कितने वर्ष होती है? 40 वर्ष। ये एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। स्लॉथ मतलब एक पेड़ पे रहता है और उसी की पत्तियां खाता है। स्लॉथ एक पेड़ पर लगभग 5 साल तक रहता है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये पूरे जीवन काल में 8 पेड़ बदलता है। ये पूरे जीवन काल में कितने पेड़ बदलता है? 8 पेड़ बदलता है। 8 पेड़, और एक पेड़ पर कितने साल तक रहता है? 5 साल तक रहता है। तो आपको इससे पता चल गया होगा इसका जीवन काल कितना होता है? 40 वर्ष। जी हाँ, ये हमारा क्या था? स्लॉथ के विषय में। स्लॉथ ये पूरे जीवन काल में कितने पेड़ बदलता है? तो ये पूरे जीवन काल में 8 पेड़ बदलता है। ये एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है और उसी की पत्तियां खाता है। इसकी आयु लगभग जी हाँ, ये इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है। यह सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्यागने के लिए नीचे उतरता है। ये पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 18 घंटे तक सोता है। स्लॉथ एक भालू जैसा जानवर है, बट ये भालू नहीं है। आई होप आप सभी को स्लॉथ के बारे में समझ में आया होगा। अब स्लॉथ की क्या क्या बातें थी स्लॉथ के बारे में, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। स्लॉथ को एक सबसे आलसी जानवर भी कहा जाता है। स्लॉथ को क्या कहा जाता है? सबसे आलसी जीव भी कहा जाता है, जानवर भी कहा जाता है। अब हम आपको पढ़ाते हैं अपघटक और अपमार्जक। अपघटक क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है? जी हाँ, अपघटक हमारे होते हैं कवक और शैवाल। अपघटक हमारे कौन से होते हैं? कवक और शैवाल। ये हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले वे जीव होते हैं जो मृत जीव जंतु अपनी रासायनिक अभिक्रिया से परिवर्तित करके सड़ा देते हैं। जैसे कोई भी जानवर या जीव मर जाते हैं, जैसे हमारा कुत्ता मर जाता है, या अपने ये जो बकरी हुई या भैंस हुई, कोई भी जीव मर जाता है, तो ये कवक का सवाल उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जिससे उसके बॉडी से बदबू आने लगती है, सड़ने लगते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ? अपघटक हुआ। ये प्रकृति में प्रदूषण करते हैं। अपघटक क्या करते हैं? अब जैसे अब हमारा कुत्ता मर गया है, तो अब ये क्या होता है? ये मतलब मरने के बाद ये कवक और सवाल की वजह से ये गलने और सड़ने लगते हैं। इस वजह से हमारे प्रकृति में प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अपघटक जो हमारे जीव जंतु मर जाते हैं, ये कुत्ता हुआ, हमारा शेर हुआ, या भैंस हुई, गाय हुई, जो हमारे मर जाते हैं, तो ये हमारे प्रकृति में प्रदूषण फैलाते हैं कवक और शैवाल की वजह से। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, अपमार्जक क्या होता है? जी हाँ, अपमार्जक, प्लीज़ सभी लोग अपने अपने नोट्स बनाते चलें। जी हाँ, अपमार्जक क्या होता है? गिद्ध, चील, बाज ये मृत जीव जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अपमार्जक मतलब ये जो हमारे गिद्ध और चील वो बाज, ये जो हमारे मृत जीव जंतु होते हैं, मर जाते हैं जो जीव जंतु, ये गिद्ध, चील, बाज हमारे क्या करते हैं? उनको खा लेते हैं। क्या करते हैं? उनको खा लेते हैं। यही हमारा क्या हुआ? अपमार्जक हुआ। क्या हुआ? अपमार्जक। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अपमार्जक क्या होता है। जो हमारी ये जो गिद्ध, चील, अपमार्जक के अंतर्गत हमारी ये गिद्ध, चील, बाज आते हैं जो मृत जीव जंतु को खा लेते हैं।
अब ये हमारा इसमें एक पॉइंट भी बनता है, पृथ्वी का सफाई कर्मी या मेहतर किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, पृथ्वी का सफाई कर्मी या मेहतर अपमार्जक को कहा जाता है। जी हाँ, पृथ्वी का सफाई कर्मी या मेहतर किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम होगा, पृथ्वी का सफाई कर्मी या मेहतर आपको किससे कहा जाता है? अपमार्जक को कहा जाता है। आई होप आप सभी को अब घटक और अपमार्जक क्लियर हुआ होगा। सभी लोग अपने अपने अच्छे से समझ के नोट्स बनाते चलें। सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का लाभ ले सकें। जी हाँ, आप हमारे एकेडमी से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर 9910386775 पर आप कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आप लोग सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाते चले जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। सभी छात्र जो छात्र चैनल से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जी हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।